हेलो दोस्तों, दिस इज़ कृष्णा वशिष्ठ और आप सुन रहे हैं आपके अपने प्यारे से चैनल टैट्स गुरु को। और आज हम सीटेट 2020 की प्रिपरेशन के तहत आज एक नई वीडियो लेके आए हैं जिसमें मैं आज आपको 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं जो कि पियाजे और वाइगोत्स्की की कॉग्निटिव थ्योरी से रिलेटेड हैं। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। अगर आपने अपनी तैयारी सीटेट 2020 के लिए नहीं स्टार्ट करी है तो प्लीज़ स्टार्ट कर दें। और जिन बच्चों ने जो बच्चे ये वीडियो सेशन फॉलो कर रहे हैं जो कि डेली मैं अपलोड करता हूं, आज थोड़ा सा लेट हो गया हूं लेकिन आज मैं एक वीडियो सेशन आप लोग के लिए ज़रूर लेके आया हूं। दोस्तों, तो अपनी तैयारी जोर शोर से स्टार्ट कर दें और आप एक टारगेट सेट करें। 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स आपको लेके आने हैं। सीडीपी की जहाँ तक बात है, अगर आप टैट्स गुरु को सब्सक्राइब करते हैं, आप कोई सी भी वीडियो देखें, आपको वीडियोस के अंदर क्वालिटी ज़रूर मिलेगी। ठीक है, साथ में टैट्स गुरु के होम पेज पे जाएं, वहाँ पे प्लेलिस्ट के अंदर से आप निकाल लें। प्लेलिस्ट के अंदर से आप सीटेट के ओल्ड क्वेश्चन पेपर कर सकते हैं या फिर आप सीडीपी यानी कि फुल कोर्स मैंने ऑलरेडी अपलोडेड किया हुआ है। जहाँ तक थ्योरी की बात है, सारी थ्योरी ऑलरेडी कवर्ड है, तो वो वीडियोज़ को आप फॉलो कर सकते हैं। साथ में डेली यहाँ पे मैं 10 या 15 क्वेश्चंस लेके आता हूँ सीडीपी के, तो उन क्वेश्चंस को करके आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आज आप लोग के सामने। लेट मी चेंज माय मार्कर फर्स्ट। ए मैकेनिज्म that Piaget proposed to explain how children shift from one stage of thought to the next is called। मतलब प्याजे ने एक मैकेनिज्म के बारे में बताया था जिसके अंदर बच्चा जो है एक थॉट से दूसरे थॉट के अंदर शिफ्ट होता है। ठीक है, तो वो कौन सा मैकेनिज्म है? देखो, ऑप्शन है आपके पास इक्विलिब्रेशन, कंजर्वेशन, ट्रांजिटिविटी या फिर नॉलेज ट्रांसफ़र। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कंजर्वेशन का मीनिंग तो मैं आपको हर वीडियो सेशन में बताता हूँ। ठीक है, ट्रांजिटिविटी का लॉजिकल रीजनिंग से हो जाएगा कि भाई 3 चीज़ें हैं, 3 चीज़ों में से कौन सी बड़ी या छोटी है, तो उससे हो जाएगा। ठीक है, नॉलेज ट्रांसफ़र कि भाई एक सब्जेक्ट की नॉलेज दूसरे सब्जेक्ट में किस तरीके से ट्रांसफ़र होती है। अब बात आती है इक्विलिब्रेशन। तो इक्विलिब्रेशन प्रोसेस थोड़ी सी लेंथी है, इसमें अकोमोडेशन है, एसिमुलेशन है। तो बेसिकली इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है इक्विलिब्रेशन। बिल्कुल सही आंसर है इक्विलिब्रेशन। ठीक है, ए इज अ राइट आंसर। इक्विलिब्रेशन का मतलब होता है संतुलन बैठाना। देखो, बच्चा जो है एक एनवायरनमेंट को अडेप्ट करता है। अब इस एनवायरनमेंट को अडेप्ट करेगा तो प्याजे ने 3-4 चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, जैसे कि स्कीमा हो गया आपका, जैसे अकोमोडेशन हो गया, एसिमुलेशन हो गया, अडेप्शन हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ये 3-4 चीज़ें हैं, इनके बारे में आपको जरूर ध्यान रखना है। इक्विलिब्रेशन का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। बच्चा देखो ऐसा नहीं है कि बच्चा जब जन्म लेता है और ग्रो कर रहा होता है तो सारी चीज़ें उसके लिए ईजी होती हैं। ऐसा नहीं होता है। कई बार बच्चा जो है गलत चीज़ों को जो है अपने माइंड के अंदर स्टोर कर लेता है। इससे क्या होता है, असंतुलन बन जाता है, मतलब डिसइक्विलिब्रेशन की कंडीशन आ जाती है। तो ये जो असंतुलन है इसको वो बैलेंस करने की कोशिश करता है। तो बैलेंस कोशिश कैसे करेगा, मतलब जो न्यू इन्फॉर्मेशन आती है कई बार उसको एडजस्ट करता है पुरानी इन्फॉर्मेशन में। ठीक है, तो उसे अगर ये प्रोसेस सक्सेसफुल हो जाती है इसे बोलते हैं इक्विलिब्रेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल, थोड़ा सा टाइम लूंगा, वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये टैट्स गुरु की एक खासियत है कि मैं यहाँ पे हर चीज़, ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन आपके सामने है तो मैं जस्ट उस पर आंसर लगा के और जस्ट आगे बढ़ जाऊँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट आई वांट टू एक्सप्लेन एवरीथिंग जो कि आपका थ्योरेटिकली भी एक चीज़ वहाँ से हो जाए। अब इक्विलिब्रेशन का मतलब मैं समझा रहा था, जैसे मान लो एक बच्चा है, बच्चा जो है बेसिकली अपने पापा के साथ जा रहा होता है और आसमान में देखता है उसको, बर्ड को देखता है, बर्ड उसको दिखाई देती है तो बोलता है पापा पापा ये क्या है। तो फादर कहते हैं कि बेटा ये बर्ड है और ये ना फ्लाई करती है आसमान में, स्काई में फ्लाई करती है। ठीक है, अब बच्चे ने समझा कि भाई इस संसार में जितनी भी चीज़ें उड़ती हैं वो सारी, जो जितनी भी चीज़ें फ्लाई करती हैं वो सारी सारी बर्ड हैं। नेक्स्ट टाइम बच्चे ने देखा कि एरोप्लेन जा रहा है। अब एरोप्लेन जा रहा है तो बच्चा फटाफट चिल्ला के बोला कि पापा देखो बर्ड जा रही है या बर्ड जा रहा है। तो फादर कहते हैं कि बेटा ये बर्ड नहीं, ये एरोप्लेन है। अब देखो बच्चा क्या है, जैसे ही बच्चे ने बोला कि एरोप्लेन को देख के बोला कि पापा बर्ड जा रही है, तो फादर देखो बच्चा जो है डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशन में चला गया।
पहले जो है वो समझ रहा था इक्विलिब्रेशन कि भाई संतुलन बन चुका है सृष्टि से, एनवायरनमेंट से। अब जो है बच्चा डिस इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जा चुका है। तो उसके फादर समझाते हैं कि बेटा वो एक्चुअली में एरोप्लेन है, वो बर्ड नहीं है। एरोप्लेन एक अलग चीज होती है और बर्ड एक अलग चीज होती है। एरोप्लेन जो है फ्लाई करता है आसमान में और वो पैसेंजर को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाता है। तो फिर बच्चा जो है इस न्यू इंफॉर्मेशन को एडजस्ट करेगा अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा के अंदर, ठीक है। तो अगर ये प्रोसेस सक्सेसफुली हो गई, हाँ बच्चा जो है एक स्कीमा अलग से बना लेगा, एक एरोप्लेन का एक स्कीमा अलग से बन चुका है बर्ड का, तो और डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक बच्चे को उसकी पता चल चुकी है कि भाई बर्ड ये काम करती है और एरोप्लेन वो काम करता है। तो इसे बोलते हैं कि बच्चा उसने इक्विलिब्रेशन की कंडीशन को सेट कर लिया है, सक्सेसफुली इक्विलिब्रेशन सेट हो चुका है, संतुलन बन चुका है, ठीक है। तो वहां पे क्या हो रहा है, एक थॉट्स दूसरी थॉट्स में ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। एक नेक्स्ट एडवांस लेवल थॉट्स में आपकी ट्रांसफर हो रही है। तो इक्विलिब्रेशन इज द राइट आंसर, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। अगर आप कंजर्वेशन ट्रांजिटिविटी के बारे में जानना चाहते हो तो वीडियो को फॉलो कर लेना, पुरानी वीडियो में मैंने समझाया हुआ है। इनफैक्ट कल की वीडियो में भी मैंने समझाया था, उससे डे बिफोर यस्टरडे की वीडियो भी मैंने आपको समझाया था। सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। नेक्स्ट टॉक अबाउट रिवर्सिबल मेंटल एक्शंस आर कॉल्ड। रिवर्सिबल मेंटल एक्शंस क्या होते हैं? मेंटल एक्शन की बात हो रही है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कल भी आया था। मेंटल एक्शन, अगर आपने लास्ट वीडियो सेशन फॉलो नहीं करा है तो जस्ट देख लेना। मेंटल एक्शन बेसिकली रेफर करते हैं हम ऑपरेशन को। किसको रेफर करते हैं? ऑपरेशन को। थोड़ा सा ऑपरेशन को, ठीक है। अब ऑपरेशन क्या है? जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने बच्चे से पूछा भाई 3+3 मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा के 3+3 कितना होता है, तो 6 होता है। कितना होता है? 3, 6। अच्छा, अब अगर 6 में से 3 में माइनस कर दूं तो कितना होगा? 3। तो ये जो ऑपरेशन होते हैं बेसिकली इसी को ही हम कहते हैं रिवर्सिबल मेंटल एक्शन, ठीक है। जो आपके मैथमेटिकल एक्शन होते हैं। या फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 6+3 आपका 9 होता है और 3+6 भी क्या होगा आपका? 9 होगा, ठीक है। तो ये भी आप रिवर्सिबल इसको भी मान सकते हैं, रिवर्सिबल। तो ये है आपका जो भी मेंटल एक्शन होता है और बेसिकली ये इंटरनलाइज होता है, ब्रेन से रिलेटेड होता है, कॉग्निटिव मतलब थिंकिंग का जहाँ पे बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो रिवर्सिबल मेंटल एक्शन बेसिकली मोस्ट ऑफनली इट रेफर्स टू ऑपरेशंस, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का प्याजेशियन ट्रम। एक प्याजेशियन ट्रम है। प्याजेशियन ट्रम मतलब क्या है? जो प्याजे ने बनाई है। द कॉग्निटिव एबिलिटी टू सोल्व प्रॉब्लम्स दैट डेवलप इन एडोलेसेंस इज कॉल्ड। देखो एडोलेसेंस के अंदर इनमें से कौन सी निम्नलिखित जो है कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होती है? देखो बात हो रही है एडोलेसेंस की। किसकी बात हो रही है? एडोलेसेंस की, ठीक है। तो एडोलेसेंस जो है आप 4 ऑप्शन में से देख लें कि कौन सी थिंकिंग सबसे ज्यादा हायर है, ठीक है। जहां कहां पे बच्चे को ज्यादा थिंक करना पड़ेगा, कहां पे बच्चे की थॉट प्रोसेस ज्यादा यूज होगी, कहां पे बच्चे की रीजनिंग पावर ज्यादा यूज होगी, तो वो यूज होगी दोस्तों हाइपोथेटिक और डिडक्टिव रीजनिंग में। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होती है प्याजे की 4th स्टेज में। 4th स्टेज में। और 4th स्टेज का नाम क्या है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। हाइपोथेटिक और डिडक्टिव रीजनिंग क्या है? जिसमें आपका बच्चा जो है व्हाट इफ की कंडीशन पे काम करे। बच्चा व्हाट इफ की कंडीशन में काम करे, हाइपोथेसिस बनाए। हाइपोथेसिस मतलब परिकल्पना, और परिकल्पना करने के लिए बच्चे को ज्यादा थिंकिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये होता है आपका हाइपोथेटिक और डिडक्टिव रीजनिंग। तो इसका जो आंसर हो गया वो हो गया बी आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आ गया आपको? तो नेक्स्ट चलते हैं 4th क्वेश्चन पे और वो है आपके सामने। नेक्स्ट टॉक अबाउट अकॉर्डिंग टू लेवाइगोत्स्की के अनुसार कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको शॉर्ट में हम जेडपीडी बोलते हैं, लर्निंग इज। देखो जेडपीडी के अनुसार लर्निंग क्या है? तो जेडपीडी के अनुसार लर्निंग क्या है? इट इज ए सोशल एक्टिविटी बिटवीन ए लेस नॉलेजेबल चाइल्ड एंड अनदर एडल्ट और चाइल्ड हु इज मोर नॉलेजेबल, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। बेसिकली जेडपीडी का कॉन्सेप्ट क्या है? पुरानी वीडियो भी मैंने कई बार एक्सप्लेन किया है। आई हैव एक्सप्लेन इट मोर कि व्हाट इज जेडपीडी। जैसे अगर मैं शॉर्ट में आपको बताऊं जेडपीडी क्या है, देखो ये तो एक छोटा सा सर्कल है जहां पे बच्चा जो है अपनी मतलब विदाउट एनी असिस्टेंस यहां तक वो पहुंच सकता है। उसके बाद
अगर कोई दूसरा उसकी हेल्प करेगा तो वो यहाँ तक पहुँच सकता है, मान लो यहाँ तक पहुँच जाएगा। अब जेडपीडी क्या है? जेडपीडी ये रीजन है, यहाँ से लेके यहाँ तक का रीजन, ठीक है। तो ये है आपका जेडपीडी, ठीक है। गैप होता है कि भाई विद असिस्टेंस माइनस में उसका खुद का लेवल, कॉग्निटिव लेवल, तो ये एक रीजन होता है, जेडपीडी इसको कहते हैं। और बेसिकली एमकेओस पे काम करता है। किस पे काम करता है? एमकेओस पे। एमकेओस का मतलब होता है मोर नॉलेजेबल देन अदर। मोर नॉलेजेबल कौन होता है? जैसे मान लो आपकी एज 20 साल है, 20 साल के हो आप, ठीक है। अब आप जो है किसी क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो, आपसे वो क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा, आपने दिमाग लगा लिया, आपसे नहीं हो रहा, ठीक है। मान लो 15 साल का बच्चा आया और 15 साल के बच्चे ने उस प्रॉब्लम को देखा और उसने बताया कि ये तो बड़े आराम से सोल्व हो सकता है, ठीक है। तो उसने 20 साल के बच्चे से वो प्रॉब्लम ली और सोल्व कर दी। किसने सोल्व करी? 15 साल के बच्चे ने। अब जब सोल्व करी है तो इसे कहते हैं स्कैफोल्डिंग। भाई स्कैफोल्डिंग मतलब सोल्व थोड़ी बहुत सोल्व कर दी टेम्परेरी, या फिर उसने क्लू बता दिया बच्चे को, सारी सोल्व नहीं करनी है। 20 साल का बच्चा काम कर रहा था तो उसने उस प्रॉब्लम को देखा 15 साल के बच्चे ने, तो थोड़ा बहुत उसने हिंट बता दिया 20 साल के बच्चे को कि भाई ऐसे ऐसे कर ले, हो जाएगा। तो उसने कर लिया 20 साल के बच्चे ने और हो गया उससे प्रॉब्लम सोल्व। तो इसे बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। या फिर वो जो 15 साल का बच्चा है वो है एमकेओ। एमकेओ मतलब मोर नॉलेजेबल अदर। अब यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि उम्र के हिसाब से एमकेओ नहीं होता। कभी आप सोच रहे हो कि भाई हाँ 20 साल का बच्चा है तो एमकेओ जो है 20 साल से ऊपर का ही होगा, नहीं, 20 साल से छोटा भी ही एमकेओ की श्रेणी में आ सकता है। याद रखना, एज डिपेंड नहीं करती, ठीक है। एज डज नॉट डिपेंड टू बिकम एमकेओ। छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, आपका पीयर भी हो सकता है, फ्रेंड भी हो सकता है, या फिर बड़े तो होंगे ही होंगे जो कि आपसे ज़्यादा जानते हो, ठीक है। अगर आपकी किस्मत ज़्यादा ही खराब है तो आपसे छोटी वाली उम्र के जो है वो आपसे ज़्यादा जानते हैं, तो वो आपके एमके हो जाएंगे। तो इस चीज़ को लेके भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डी ऑप्शन इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ए सोशल एक्टिविटी बिटवीन ए लेस नॉलेजेबल चाइल्ड एंड अनदर एडल्ट और चाइल्ड हु इज मोर नॉलेजेबल, ठीक है। हैव यू गॉट इट? नेक्स्ट मूव करते हैं। ए टोडलर इज लाइकली टू लर्न समथिंग इन द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जो टोडलर होते हैं, टोडलर कौन होते हैं? बच्चे होते हैं। टोडलर कौन होते हैं? बच्चे होते हैं। बेसिकली चाइल्ड के बारे में बात हो रही है। तो ऐसे वर्ड में वो ज्यादा फंसाएगा आपको, ठीक है। याद रखना, ऐसे वर्ड में ज्यादा फंसाएगा। ए टोडलर इज लाइकली टू लर्न समथिंग इन द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो बेसिकली इसका जो राइट आंसर है आप देख लेना, एक बार मैं आपको बता देता हूं। The toddler needs little or no help from a parents to teacher, or the ask is more difficult than child can do alone. Parents और टीचर do interfere, the toddler is mastered. इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी। The task is more difficult than the child can do alone. देखो टोडलर जो है वो सीखना चाह रहा है बेसिकली जेडपीडी के अंदर, और जेडपीडी मैंने आपको बता दिया है बेसिकली, थोड़ा ध्यान से पढ़ें। The task is more difficult than child can do alone, ठीक है। तो बेसिकली टोडलर इज लाइकली टू लर्न समथिंग इन द जेडपीडी। अब जेडपीडी क्या है? जेडपीडी में बेसिकली क्या है, एक तो वो लेवल होता है जहां तक बच्चा कर सकता है। अब उसके बाद अगर उस लेवल को क्रॉस कर जाएगा और बच्चा नहीं कर पाएगा तो बेसिकली उसको हेल्प की जरूरत पड़ेगी, और आप उसको हेल्प प्रोवाइड करा रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली द टास्क इज मोर डिफिकल्ट देन द चाइल्ड कैन डू अलोन। तभी बच्चा जो है जेडपीडी के लेवल में एंटर करता है। ऑप्शन यहां पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स, इनमें से कौन सी चीज रिफ्लेक्ट करती है वाइगोत्स्की के लैंग्वेज एंड थॉट्स को, ठीक है। तो वाइगोत्स्की ने लैंग्वेज एंड थॉट्स दिया है। लैंग्वेज एंड थॉट्स, तो बेसिकली वाइगोत्स्की ने जो कहा है कि देखो उनकी जो थ्योरी है, मैंने आपको बता दिया कई बार कि वाइगोत्स्की का जहां तक क्वेश्चन आ जाए तो बेसिकली आपको ऐसा ऑप्शन देखना है जहां पे सोशल है। अब सोशल यहाँ पे कौन से ऑप्शन में है? तो बेसिकली पढ़ लेना, पहले ऑप्शन में भी सोशल नहीं है, दूसरे ऑप्शन में भी सोशल नहीं है, तीसरे ऑप्शन में भी सोशल नहीं है। सोशल कहाँ है? डी ऑप्शन में। बेसिकली वाइगोत्स्की ने कहा है कि देखो अगर बच्चा कुछ सीखने की कोशिश कर रहा है, सीखना चाहता है, तो
जब उसका सोशलाइजेशन होगा ना तभी बच्चा सीखेगा, मतलब अपने से बच्चा नहीं सीख सकता इतना, ठीक है। तो थोड़ा सा उसका पर्सपेक्टिव डिफरेंट था एज कम्पेयर टू प्याजे। ऑल मेंटल फंक्शंस हैव सोशल ओरिजिन, सबके सोशल ओरिजिन होते हैं। और उन्होंने काफ़ी सारी टेक्निक भी बताई है, कोलैबोरेटिव टीचिंग, या फिर ये ग्रुप बना दो, वो ग्रुप बना दो, रेसिप्रोकल ग्रुप के बारे में उन्होंने बात किया है, और काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने बात किया है। ऑल मेंटल फंक्शंस हैव सोशल ओरिजिन्स, बेसिकली बच्चा जो है कम्युनिकेशन इंटरेक्शन जब करेगा, कल्चर के बारे में उसको नॉलेज होगी, तो सब कुछ जो है सोशलाइजेशन के ऊपर बेस करता है। उनका जो आधार है थ्योरी का वो सोशलाइजेशन है। वाइगोत्स्की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट, अब जो वाइगोत्स्की की थ्योरी है बेसिकली कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, वो सबसे ज्यादा किस चीज को रिफ्लेक्ट करती है, कौन सी चीज अच्छे से रिफ्लेक्ट करती है? तो बिल्कुल सही बात है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कई बार, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, ठीक है, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है वाइगोत्स्की की थ्योरी के अंदर, ठीक है, मेक इट ए पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल प्रैक्टिस इज सपोर्टेड बाय पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो इनमें से कौन सा जो है एजुकेशनल प्रैक्टिस जो है वो सपोर्ट करती है पियाजे की थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की को लेके? ठीक है, तो डी ऑप्शन को एक बार देख लें, डी इज द राइट आंसर। क्लासरूम शुड बी लेस स्ट्रक्चर्ड अलाउइंग फॉर डिस्कवरी लर्निंग, यहाँ पे थोड़ा सा ना ये मेरे को थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है, इसमें थोड़ी सी डिफिकल्ट मेरे को महसूस हो रही है कि ये थोड़ा सा ना सेंटेंस वाइज इन्होंने थोड़ा सा फ्रेम गलत बनाया हुआ है, इसको फ्रेमिंग इसकी गलत की हुई है। क्लासरूम शुड बी लेस स्ट्रक्चर, हाँ आगे ठीक है, अलोइंग फॉर डिस्कवरी लर्निंग, पियाजे ने ये चीज़ तो कही है कि भाई बच्चे को एज ए टीचर आप जो है अपॉर्चुनिटी दो कि बच्चा जो है बेसिकली डिस्कवरी लर्निंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे, मतलब कुछ ऐसी एक्टिविटी बच्चे को कराओ जहाँ पे बच्चे को एज ए आउटपुट कुछ नया जानने को मिले, ठीक है। तो ऐसी एक्टिविटी आपको करानी है, डिस्कवरी लर्निंग को प्रमोट करना है एज ए टीचर। तो बेसिकली अगर पूरे सेंटेंस के साथ जाओगे क्लासरूम शुड बी लेस स्ट्रक्चर्ड, तो थोड़ा सा लेस स्ट्रक्चर यहाँ पे मेरे को गलत सा लग रहा है, बल्कि आपको क्लासरूम ऐसे स्ट्रक्चर में बनाना है जहां पे बच्चे को डिस्कवरी लर्निंग प्रमोशन मिले, ठीक है। मतलब कोई भी एक्टिविटी एज ए टीचर आप बच्चों को करा रहे हो तो वहां पे बच्चों को कुछ नया जानने को हमेशा मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वाइगोत्स्की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज सिमिलर टू पियाजे थ्योरी इन दैट, मतलब वाइगोत्स्की की जो थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट वो किस ऑप्शन को अगर मिला के चले तो पियाजे की थ्योरी से सिमिलर होती है। मतलब एक पॉइंट आपको कॉमन ढूंढना है, कॉमन मतलब वाइगोत्स्की की थ्योरी और पियाजे की थ्योरी में, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देख लो एक बार, एम्फासिस द चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल सही बात है, ए इज द राइट आंसर। कि मतलब दोनों की थ्योरी जो है इस बात पर जोर देती है कि बच्चा जो है किसी चीज को सीखेगा, समझेगा, नॉलेज में आएगा, नॉलेज क्रिएट करेगा एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करके, एक्टिवली पार्टिसिपेट करके, ठीक है। तो पियाजे ने भी कहा है कि बच्चा जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा या बच्चे को करना चाहिए, और जो है बेसिकली वाइगोत्स्की ने भी इस चीज पर ज्यादा जोर दिया है। तो बेसिकली दोनों ने ही ये पॉइंट कॉमनली बोला है कि बच्चा जब तक एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो उसका कुछ भी नहीं हो सकता और उसको लर्निंग नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो एक्टिवली पार्टिसिपेशन पे दोनों ने जोर दिया है। एंड बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश फिल करना है आपको, अकर्स व्हेन टीचर एडजस्ट हिज और हर लेवल ऑफ सपोर्ट ऑफ गाइडेंस टू द लेवल ऑफ स्किल ऑफ द स्टूडेंट, मतलब एक ऐसा ऑप्शन है इसमें जो कि टीचर अपने ही लेवल को एडजस्ट करता है, जो किसी को सपोर्ट कर रहा होता है, किसी बच्चे के लेवल को सपोर्ट कर रहा होता है कि भाई बच्चा किसी चीज़ को समझ रहा है तो बच्चे के लेवल के हिसाब से ही आपको वो सपोर्ट का जो अमाउंट है वो घटाना है या बढ़ाना है। तो उस चीज़ को क्या कहते हैं टेक्निकली? तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, स्कैफोल्डिंग उसको कहते हैं। वाइगोत्स्की का कॉन्सेप्ट है ये। स्कैफोल्डिंग में कहा है वाइगोत्स्की ने कि जो एमकेओज होते हैं बेसिकली वो बच्चे को क्या प्रोवाइड करते हैं, स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करते हैं, मोर नॉलेजेबल देन अदर, मतलब एक टेम्परेरी हेल्प होती है। अब वो टेम्परेरी हेल्प का मैग्नीट्यूड भी आप घटा या कम कर सकते हो या ज़्यादा कर सकते हो, इट डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ द चाइल्ड हैज़। भाई जो बच्चा है उसका कितना लेवल है, उसका अगर ज़्यादा लेवल है तो कम स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करोगे उसे, और उसका अगर ज़्यादा लेवल है उसको कम लेवल है, बच्चा थोड़ा सा लेस नॉलेजेबल है तो उसको ज़्यादा स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करने की जरूरत पड़ेगी हमें, ठीक है। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है हेल्प, ठीक है। अगर ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो तो हेल्प इसका मतलब होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के 10 क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गए हैं और इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, इतना मैं बता देता हूँ। डेली वीडियो सेशन आते हैं और मेरी यही इच्छा है आप लोग की हेल्प करने की। सीडीपी के अंदर खास तौर पे हम जो है 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स लेके आए, 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स लेके आए, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं बिल्कुल डेफिनेटली हो पाएंगी, इट इज़ पॉसिबल
इफ़ यू लर्न लाइक दिस, कि जो थ्योरी भी पढ़ो साथ में क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करो, और कमेंट करके बताना कि भाई कितने आंसर्स आपके ठीक गए हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम व्हेन आई विल कम अप विद न्यू वीडियो। ठीक है, विद न्यू वीडियो सेशन, न्यू टॉपिक, न्यू क्वेश्चंस आर देयर। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू दोस्तों।